दोस्तों, आज की डेट है 1 मई और स्वागत है आपका इरावट के खबरनामा प्रोग्राम में। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों एवं सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आज की पहली खबर है कि आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला पहला शहर बन गया है। फिर यहाँ पर पहला आया है, जबकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जहाँ पर पहला शब्द आ जाता है वहाँ पर खबरें और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलिए इस डिस्कशन को आगे देखते हैं कि आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला पहला शहर बन गया है। ये इतनी ही खबर हमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा शहर है जो इसने वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने का प्लान किया है। अब इसमें क्या करना है कि आगरा नगर निगम में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है जहां परंपरागत सीवर सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जहां पर परंपरागत सिस्टम काम नहीं करता है वहां पर एक वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में प्रारंभ किया जाएगा। इसमें हमें बस इतना ही देखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो यह है डीडी किसान ने जीता है ENBA गोल्ड अवार्ड। तो यह एक न्यूज़ हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं ये क्या है और किस श्रेणी में और क्यों जीता है। तो खबर है कि डीडी किसान ने अपने कार्यक्रमों को उच्च गुणवत्ता का एक बार फिर से परिचय देते हुए प्रतिष्ठित ENBA अवार्ड जीता है। डीडी किसान के कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक ये एक कार्यक्रम है। इसी के लिए ENBA स्पेशल अवार्ड बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज के लिए गोल्ड अवार्ड से डीडी किसान को सम्मानित किया गया है। चलिए ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान देनी है कि डीडी किसान को ENBA गोल्ड अवार्ड दिया गया है और वह इसके प्रोग्राम अपना पशु चिकित्सक प्रोग्राम के लिए प्रदान किया गया है। इसमें हम बस इतना ही देखेंगे और इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आपको नीचे पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि जनरल मनोज पांडे ये नियुक्ति का प्रश्न है। तो जनरल मनोज पांडे को 29वां थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जनरल मनोज नरवणे का स्थान लिया है। तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर नाम नहीं बदला है, नाम तो सेम है। बस हमें सरनेम पर ही ध्यान देना है कि सरनेम बदला है। मनोज नरवणे के स्थान पे मनोज पांडे हो गए हैं और यह 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। बस हम इसमें इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है ये देखते हैं कि चीन ने भारतीय छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध में ढील दी है। मतलब भारतीय छात्रों के पहले चीन में प्रवेश करने पर कुछ कड़ाई थी, कुछ ऐसे नियम बना रखे थे जिसमें भारत के छात्र आसानी से चीन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चीन के विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकते थे। इसी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोरोना वायरस का समय था। चीन के साथ में विश्व के सभी देश, लगभग सभी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। इसी क्रम में भारत के साथ भी संबंध खराब हो गए थे और अभी हाल ही में चीन ने इस प्रकार के प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि भारत ने GM सोयाबीन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सोयाबीन होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख समझ लीजिएगा, यहाँ पे सोयाबीन होगा। तो भारत ने GM सोयाबीन के आयात की अनुमति है या अनुमति प्रदान की है। ये हमें देखना, बस हमको इतना देखना है कि भारत ने हाल ही में GM आधारित कौन सी फसल या कौन से उत्पाद को आयात करने की अनुमति दी है, तो वह GM सोयाबीन होगी। अब क्यों ऐसा करना पड़ा इसको? क्योंकि भारत में जो हाल के वर्षों में खाद्य तेलों की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है और सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है और उसमें प्रोटीन भी बहुत अधिक होता है। इसलिए सोयाबीन के आयात को अनुमति दे दी गई है, जो कि एक GM फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक सरकारी आदेश के अनुसार आनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब GM सोयाबीन के अतिरिक्त 5,50,000 टन के आयात को अनुमति मिली। 5,50,000 टन सोयाबीन खरीदा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक बुक है
यह क्या है? अमित शाह अनि भाजपची वत्सल, यह एक बुक है और देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इसका विमोचन किया है। यह हिंदी की एक बुक है। क्या है यहाँ पे? अमित शाह द मार्च ऑफ बीजेपी। यह हिंदी की बुक अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी का एक मराठी संस्करण है जिसका नाम अमित शाह अनि भाजपची वत्सल है। इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? फिर 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इसके संदर्भ में देखेंगे कि भारत ने अपना पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी मद्रास में मनाई थी। मतलब भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में मद्रास में लेबर किसान पार्टी के द्वारा मनाया गया था। ठीक है। अब 2022 में क्यों चर्चा में है? तो 1 तारीख आज है, तो आज के डिस्कशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, आज की न्यूज़ को, तो हमारे लिए यह दिवस इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम जब दिवस डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें यह देखना ज़रूरी होता है कि यह वह दिवस किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। तो 1 मई को मनाया जाता है तो हमने देख लिया। अब 2022 का जो थीम है वह है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। आप इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब यहाँ पे इमेज पे फिर फोकस करेंगे। मेला आहार 2022, मतलब ये कुछ खाने से संबंधित। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स दी हुई हैं और यहाँ पे एपीडा दिया हुआ है। आहार है 26 से 30 अप्रैल 2022, एपीडा पेविलियन और नई दिल्ली। इतनी बातें हमने न्यूज़ में देख ली। अब यहाँ पर हम जो न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब इसको आयोजित किसने किया? तो एपेडा ने आयोजित किया। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि हिंदी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए कि जो एपीडा है ये केवल एग्रीकल्चर फूड को नहीं देता। देखिए यहाँ पे अपने आप में स्पष्ट लिखा हुआ कि प्रोसेस्ड फूड, तो प्रोसेस्ड फूड के लिए भी एपीडा कार्य करता है। अब यहाँ पे हमने देख ही लिया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। महाराष्ट्र जीन बैंक, ये कौन है? ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आप कमेंट करके इनका नाम बताएंगे अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो महाराष्ट्र में अपने तरह का एक जीन बैंक बनाया जा रहा है। बस इतनी सी न्यूज़ है कि किस राज्य ने एक विशेष प्रकार का जीन बैंक बनाने का एक प्रोजेक्ट पास किया है, तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? व्हिटली पुरस्कार। तो व्हिटली पुरस्कार है तो हम पे देखेंगे कि व्हिटली पुरस्कार है और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष का व्हिटली पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। ये भारतीय हैं, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं, इसलिए यह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने लुधियाना में नए राजनयिक मिशन के उद्घाटन को मंजूरी प्रदान की है। ये न्यूज़ आती है किस देश के साथ राजनयिक मिशन उद्घाटन किया है तो लुधियाना हो जाता है। ठीक है। अब बस न्यूज़ है, इसमें इतना ही देखना है कि लुधियाना के साथ में राजनयिक मिशन उद्घाटन किया है। इसके बाद में फिर अगला देखेंगे, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। ये भी केवल न्यूज़ है और आपको इतनी ही न्यूज़ ध्यान में रखनी है कि गगन प्रणाली, जो भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन है, इसको पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? इंडिगो है। इंडिगो इसका प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। इसमें बस हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, एस्टोनिया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास कर रहा है।
क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, साइबर अटैक बहुत अधिक हो रहे हैं। तो एस्टोनिया एक देश है, आप बताएंगे कि यह किस कॉन्टिनेंट में आता है और किस सागर के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपकी मैपिंग भी और अच्छी हो जाएगी। ये तो खाली न्यूज़ है और आपको ये देखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास कौन सा देश कर रहा है, तो यह एस्टोनिया कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी लॉन्च किया है। ये भी न्यूज़ ही है। पहला एक ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है दूधवाणी, ये बना रखा है इन्होंने। फिर इसके लॉन्च किया है भारत का पहला रेडियो कम्युनिटी लॉन्च किया है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुजरात में डेयरी किसानों को समुचित एक आवाज़ मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालकों को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया है। बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ बनास डेयरी द्वारा स्थापित बनास डेयरी सामुदायिक स्टेशन राज्य के 1700 गाँवों में 5 लाख से अधिक डेयरी किसानों को जोड़ेगा। ये न्यूज़ हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान, जो कमीशन अक्सर प्रश्न पूछता है कि डेयरी विकास अनुसंधान संस्थान यह करनाल हरियाणा में है, और डेयरी विकास बोर्ड यह आनंद गुजरात में है। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिएगा कि जो अनुसंधान संस्थान है वह करनाल हरियाणा में है, और जो डेयरी विकास बोर्ड है वह आनंद गुजरात में है। अभी हाल ही में एक कमीशन ने एक पेपर लिया है, उसमें यह प्रश्न पूछा था, और इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए थे कि करनाल भी दिया हुआ था और आनंद भी दिया हुआ था। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। आज की डिस्कशन में ये लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद फिर ये क्विज वाला है, आप चाहें तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज की डिस्कशन में इतना ही था। आज की डिस्कशन कैसी लग रही है आपको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप इसमें क्या नयापन चाहते हैं, इस संदर्भ में आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो और आगे हम फिर इसी प्रकार की श्रृंखला लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।